नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करते हैं। आज का ई व्याख्यान बीए भाग द्वितीय राजस्थान का इतिहास से संबंधित है। इस व्याख्यान का प्रथम भाग हम एक पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, जबकि हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों, राजपूतों की उत्पत्ति का देसी सिद्धांत और राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत की व्याख्या की थी। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित शेष बचे हुए सिद्धांतों की व्याख्या हम इस व्याख्यान में करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत को लेते हैं। इस विदेशी सिद्धांत का सार यह है कि राजपूत उन विदेशी जातियों की संतान हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से गुप्त काल तक भारत पर विदेशों से आक्रमण करती रही और कालांतर में भारतीय समाज में घुल मिल गई। और जब राजपूतों का उदय हुआ तो ये राजपूत इन विदेशी जातियों की संतान थे। राजपूतों की उत्पत्ति के इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले अधिकतर इतिहासकार विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि राजपूत शकों की संतान थे। कारण यह बताया कि राजपूतों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं बिल्कुल उसी प्रकार की हैं जैसी कि शकों में पाई जाती हैं। जैसे दोनों की जीवन पद्धति एक सी है, दोनों के वस्त्राभूषण एक जैसे हैं, दोनों मांसाहार का सेवन करते हैं, दोनों ही यज्ञ और बलि करते हैं, सूर्य, अश्व और अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, युद्ध में रथों का उपयोग करते हैं और दोनों ही समाजों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति समान है, जैसे कि सती जैसी परंपराएं दोनों ही समाजों में पाई जाती हैं। अपने इस तर्क के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशी जाति शक के साथ जोड़ा। विलियम क्रुक दूसरे इतिहासकार हुए। उन्होंने कहा कि ये विदेशी जातियां जब भारतीय समाज में आई तो इनका शुद्धिकरण कर लिया गया और कालांतर में राजपूत जो उत्पन्न हुए वो इन्हीं की संतान थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये कहा है कि पश्चिमी भारत में पाई जाने वाली राजपूत जातियां जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य तो विदेशी जातियों शक और हूणों की संतान थे। और मध्य और दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली राजपूत जातियां जैसे कि गहड़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट मध्य भारत में पाई जाने वाली आदिवासी जातियों जैसे कि गोंड और भर से उत्पन्न हुए थे। सबसे अधिक बल जो दिया जाता है वह गुर्जर प्रतिहारों के विदेशी जाति से उत्पन्न होने पर दिया जाता है। इस संकल्पना में गुर्जर शब्द जो प्रतिहारों के साथ संलग्न है, गुर्जरों को हूणों के साथ भारत में आया हुआ माना जाता है और बाद में ये राजस्थान में या भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण राजपूत जाति के रूप में उभरे, ऐसा विंसेंट आर्थर स्मिथ का मानना है। ऐसा ही मत कुछ भारतीय इतिहासकार भी जाहिर करते हैं। दूसरा विदेशी इतिहासकार जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है वो कनिंघम है। कनिंघम ने भी गुर्जर प्रतिहारों को कुषाणों से जोड़ा है। कुषाणों से जोड़ने के पीछे तर्क उन्होंने ये बताया है कि शक संवत 970 का एक अभिलेख मिला है, एक ताम्रपत्र मिला है जिस पर डोच गुर्जर अंकित है। क्योंकि गुर्जर का तादाद में गुर्जर प्रतिहारों से स्थापित होता है और ये जो ताम्रपत्र है इसमें शक संवत अंकित है जो कि कुषाण राज कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय जारी किया था। तो कनिंघम के मतानुसार गुर्जर प्रतिहार
कुषाणों से उत्पन्न हुए। लेकिन यह जो ताम्रपत्र है यह वैध नहीं माना जाता है। यह नकली तरीके से बनाया हुआ ताम्रपत्र माना जाता है। इसलिए कनिंघम का मत इस ताम्रपत्र की वैधता के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जिन भारतीय इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी मानने के मत का समर्थन किया है वो D.R. भंडारकर है और ईश्वरी प्रसाद है। D.R. भंडारकर का ये कहना है कि 4 अग्निकुल जातियां गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार एक विदेशी जाति गुर्जर से पैदा हुए। वैसा ही मत जैसा कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजपूत तो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए जैसे कि गुर्जर से, कुछ राजपूत इन विदेशी जातियों के पुरोहित थे और भारत में उन्होंने शासकीय वर्ग की या क्षत्रिय की भूमिका अख्तियार कर ली थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि चौहान और गहलोत खजर नामक एक विदेशी जाति के पुरोहित रहे थे। इस तरह से D.R. भंडारकर ने लगभग उसी मत का समर्थन किया है जो मत विंसेंट आर्थर स्मिथ का है। उन्होंने ये भी कहा है कि है या चेदी राजवंश जो मध्य भारत में पाया जाता था जिनकी राजधानी कलचुरी थी उसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में शकों, यवनों आदि के साथ मिलता है। क्योंकि इस भारतीय जाति का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ मिलता है इसलिए यह स्वाभाविक रूप से इन्हीं विदेशी जातियों के समूह का एक अंश रही होगी और इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम इस सिद्धांत की कोई आलोचना कर सकते हैं और वह आलोचना किसकी तरफ से आई है। कुछ बड़े भारतीय इतिहासकार हैं जैसे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा और C.V. वैद्य। उन्होंने कुछ तर्कों के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की है और इसे नकार दिया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि जिन जातिगत सांस्कृतिक विशेषताओं की समानताओं की बात विदेशी इतिहासकार राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का सिद्ध करने के लिए काम में लेते हैं वह सारी की सारी विशेषताएं इस प्रकार की हैं जो वैदिक भारत के क्षत्रियों में पाई जाती थी और इन विदेशी जातियों में इसी किस्म की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति उन क्षेत्रों तक प्रसारित हो गई थी जिन क्षेत्रों से ये विदेशी जातियां भारत में आई हैं। इसलिए इन विदेशी जातियों में समान सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का पाया जाना इन्हें राजपूतों के साथ इनका संबंध स्थापित नहीं करता है बल्कि यह है भारतीय संस्कृति की इनको देन है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया है विलियम क्रुक के सिद्धांत का खंडन करने के लिए। विलियम क्रुक ने कहा कि शुद्धिकरण करके इन विदेशी जातियों को भारतीय समाज में समाहित कर लिया गया। तो ये इतिहासकार कहते हैं कि ये शुद्धिकरण का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में नहीं मिलता है और न ही खजर नामक किसी विदेशी जाति का भारत में कभी भी किसी भी दौर में आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है जो कि D.R. भंडारकर का मत था। दूसरी बात D.R. भंडारकर के मत की आलोचना में ये कहते हैं कि कुछ विदेशी जातियों को भारत में क्षत्रिय वर्ण के रूप में तो शामिल किया गया है लेकिन किसी भी विदेशी जाति को भारत में ब्राह्मण के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से D.R. भंडारकर के उस राय को खारिज करने की कोशिश करते हैं जिसमें D.R. भंडारकर ये कहते हैं कि कुछ राजपूत जातियां विदेशी जातियों के पुरोहित वर्ग से आती थी। इन राजपूतों को या खास तौर से गुर्जरों को विदेशी जातियों के साथ उत्पन्न करने पर जितना जोर इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है उतना ही जोर इतिहासकारों के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी जातियों से अलग करने पर दिया जाता है। तर्क यह है कि क्योंकि इस मत के समर्थक ये कहते हैं कि गुर्जर हूणों के साथ भारत में आए
तो मत के आलोचक ये कहते हैं कि जहां कहीं हूणों का उल्लेख मिलता है, हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, वहां कहीं भी गुर्जरों का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे कि हूण क्योंकि गुप्त काल में आए थे, गुप्त काल के आखिरी समय में आए, और गुप्त साम्राज्य के पतन में हूण आक्रमण का बड़ा योगदान माना जाता है। तो गुप्तों के तुरंत पश्चात हर्षवर्धन का समय था, और हर्षवर्धन के पूर्ववर्ती शासकों ने भी हूणों से संघर्ष किया था। हर्षवर्धन की समकालीन रचनाएं हर्षचरित और हर्षवर्धन के समय आने वाला विदेशी यात्री वेनसांग और उसका यात्रा विवरण सीयूकी। इसके अलावा गुप्त काल में अंतिम रूप दिया गया भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत हर्षचरित और वेनसांग के यात्रा विवरणों में कहीं भी जहां कहीं पर हूणों का उल्लेख आता है, गुर्जरों का उल्लेख नहीं आता है। अगर गुर्जर हूणों के साथ भारत में आए होते तो हूणों का वे हूणों के साथ कहीं न कहीं उल्लेख अवश्य पाते। इसके अलावा हूणों का भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष का और हूणों के द्वारा साम्राज्य स्थापित करने के उल्लेख भारतीय साहित्य में मिलते हैं, अभिलेखों में मिलते हैं। लेकिन गुर्जरों के द्वारा भारतीय शक्तियों से संघर्ष का कोई उदाहरण नहीं मिलता। और गुर्जर क्योंकि ब्राह्मण भी होते हैं, तो किसी भी विदेशी जाति को ब्राह्मण वर्ण में कभी सम्मिलित नहीं किया गया है। इन तर्कों के आधार पर भारतीय इतिहासकारों के द्वारा विदेशी इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किए गए राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत की आलोचना की गई है और उसे अमान्य करार दिया गया है। दूसरा सिद्धांत जो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, वह यह है कि राजपूतों का उदय ब्राह्मणों से हुआ। इस सिद्धांत का दूसरा नाम ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत भी है। ब्रह्म क्षत्र का अगर संधि विच्छेद करें तो दो शब्द आपको दिखाई देते हैं, ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत्र क्षत्रिय। मतलब राजपूत ऐसी जाति है जो ब्रह्म और क्षत्रिय दोनों से मिली है। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जबकि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह करे, तो जो जाति उत्पन्न होगी, जो संतान उत्पन्न होगी, वह ब्रह्म क्षत्र होगी। भारत के कुछ इतिहासकार जैसे कि दशरथ शर्मा, विश्वंभर शरण पाठक, वी.एन. पाठक, डी.आर. भंडारकर आदि इस सिद्धांत के समर्थक हैं। वो अपने मतों के समर्थन के लिए कुछ समकालीन स्रोतों का सहारा लेते हैं और प्रचुर मात्रा में समकालीन स्रोत ब्राह्मणों, राजपूतों का ब्राह्मणों के साथ तादाद में स्थापित करते हैं। जैसे कि गुर्जर प्रतिहारों जो कि मंडोर के थे मूल रूप से, उनका उदय हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से उत्पन्न हुए। ये गुर्जर प्रतिहारों के 1861 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में उल्लेखित किया गया है। दूसरे राजपूत राजवंशों को देखिए। परमारों को वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण माना जाता है। पिंगल सूत्र वृत्ति जो कि एक साहित्यिक रचना है में परमारों को ब्रह्म क्षत्र बताया गया है। बंगाल के सेन राजपूतों को बल्लाल चरित में ब्रह्म क्षत्र घोषित किया गया है। चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया जाता है। चौहानों के 13वीं सदी के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों के मूल पुरुष वासुदेव को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। चंदेल काशी के राज पुरोहित चंद्रात्रेय की का वंशज माना जाता है। गुहिलों को नागर गोत्र का ब्राह्मण माना जाता है। गुहिलों के चाटसू अभिलेख में इस आशय का अभिलेख अंकित है। आप देखते हैं कि लगभग सभी राजपूत राज्यों को, राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से संबंधित कर दिया गया है। क्या प्रत्येक राजवंश आवश्यक रूप से किसी ब्राह्मण की संतान ही होगा? मेरे ख्याल में
इसका जवाब ना है। हो सकता है कुछ राजपूत ब्राह्मणों या ब्राह्मण और क्षत्रियों के विवाह संबंध से उत्पन्न हुए हों, लेकिन ब्रह्म क्षत्र जो शब्द है एक गौरवमयी शब्द लगता है और ऐसा लगता है कि राजपूत जातियां जो अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुई थी, अपने आप को शुद्ध रूप से क्षत्रिय घोषित करने से पहले एक मध्यम दर्जे का घोषित करना चाहती थी, और वो मध्यम दर्जा ब्रह्म क्षत्र के रूप में उन्हें सम्मानजनक स्थान देता था। यह आप दो अभिलेखों की तुलना करके इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये दो शिलालेख गुर्जर प्रतिहारों के हैं, जबकि पहले पाए जाने वाले अभिलेख में, जो कि 837 ईस्वी का है, उसमें हरिश्चंद्र की दो पत्नियों का उल्लेख है, एक ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के आगे आने वाले अभिलेख, जो कि 861 ईस्वी का है, उसमें हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी को छोड़ दिया गया है, केवल उसकी क्षत्रिय पत्नी का उल्लेख है। यानी अपने उद्भूत होने की संकल्पना करते समय राजपूत जानबूझकर या अनजाने में इस बात के प्रति सचेत थे कि किस प्रकार से वह अपने आप को क्षत्रिय वर्ण में या राजपूत जाति में या प्रशासकीय वर्ग में सम्मिलित करना चाहते हैं। अगर वो शुद्ध रूप से क्षत्रिय घोषित नहीं कर सकते अपने आप को, तो एक ऐसा चैनल ढूंढ लेते हैं जहां पर वो पुराने स्टेटस से नए स्टेटस, जो कि क्षत्रिय वर्ण या राजपूत जाति का था, से में अपने संक्रमण को सिद्ध कर सकते थे। भारतीय इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है, क्योंकि वह कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन भारत के वैदिक क्षत्रियों से हुई है। तीसरा सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि भारत में जब विदेशी जातियों के आक्रमण हुए, बहुत सारी विदेशी जातियां आई, जैसे कि शक, कुषाण, हूण, यवन, पार्थियन आदि, और भारतीय समाज में घुल मिल गई। कालांतर में इन विदेशी जातियों और भारत के लोगों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और जो जाति उत्पन्न हुई वह एक मिश्रित जाति थी, जिसमें देसी और विदेशी रक्त का मिश्रण था, और यही जाति आगे चलकर राजपूतों के रूप में शासकीय वर्ग का हिस्सा बनी। यह इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इन भारतीय जातियों के विदेशी जातियों से विवाह संबंधों के हमको ऐतिहासिक स्रोतों से साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य प्राचीन भारत से ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि भारत के सातवाहन वंश और इक्ष्वाकु वंश के पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की लड़कियों से विवाह करने के उल्लेख हमको मिलते हैं। यानी रक्त के मिश्रण की और मिश्रित जाति के उत्पन्न होने की का जो तर्क है वह बिल्कुल निराधार नहीं है, और वह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। इसी तरह का साक्ष्य हमको प्रॉपर रूप से राजपूत काल में भी मिला है, जबकि गुहिलोतों का आपूटर शिलालेख यह उल्लेखित करता है कि गुहिलोत शासक शक्ति कुमार ने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। गोपीनाथ शर्मा की ऐसी मान्यता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के मिक्स्ड ओरिजिन को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या राजपूतों की उत्पत्ति के सामाजिक आर्थिक आधारों का विश्लेषण करने की है, और इस व्याख्या की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी मिथक से प्रभावित नहीं है, और कुछ सामाजिक आर्थिक आधारों की यह व्याख्या करता है। यह सिद्धांत डॉक्टर बी.डी. चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रमाणित किया गया है। बी.डी. चट्टोपाध्याय कुछ ऐसे तर्कों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं
जिन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं है, या यह कहना चाहिए कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे अधिक तार्किक व्याख्या यही है। इस सिद्धांत का सार यह है कि हमें ये मानना चाहिए, और हम प्राचीन भारत से लगाकर जब आधुनिक समय की तरफ अग्रसर होते हैं, तब हम ये निरंतर रूप से पाते हैं कि वह क्षेत्र जो सामान्य बसावट का और कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, उनको लगातार रूप से बसाने की प्रक्रिया भारतीय शासकीय जातियों के द्वारा की जाती रही है, और कबीलाई और जंगली क्षेत्र नियमित समाज का हिस्सा बनते रहे हैं, और वो कृषि अर्थव्यवस्था का वहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था जंगली अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था में आते रहे हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि गुप्तों के समय में पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, और इस कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण, क्योंकि यह भूमि की उर्वरा शक्ति से संबंधित था, तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में शक्ति की पूजा, मातृ देवी की पूजा प्रत्येक संप्रदाय में बढ़ी, और गुप्त काल में शक्ति पूजा का एक पृथक संप्रदाय भी चल पड़ा। न केवल हर एक संप्रदाय में शक्ति पूजा बढ़ी, वरन शक्ति पूजा का एक अलग संप्रदाय भी चल पड़ा। और आप देखते हैं कि जो शक्ति पीठ पाए जाते हैं भारत भर में, वह अधिकतर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया या इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जंगली क्षेत्र, जो कि कबायली जातियों के निवास स्थल माने जाते हैं, वह नियमित समाज का चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, और वह अपनी जंगली अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ पलायन करते हैं। और इसी कारण वहाँ पर शक्ति पूजा, जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति से संबंधित है, का प्रचलन हमको दिखाई देता है। यही बात राजपूतों के संदर्भ में भी लागू होती है, जबकि कॉलोनाइजेशन रुका नहीं, वरन कुछ नए क्षेत्रों का कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण हमें दिखाई देता है। यह कुछ राजपूतों के नामों में हम पा सकते हैं, जैसे कि तपादलक्स शब्द का संबंध चौहानों से है, सांभर का संबंध चौहानों से है, शाकंभरी का संबंध चौहानों से है। ये शब्द इस तरीके के भावों को इंगित करते हैं, जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों से प्राकृतिक वन्य क्षेत्रों की तरफ इंगित करते हैं। यानी ये मानना चाहिए कि वन्य क्षेत्रों में प्रसार करके उन्हें कृषि अर्थव्यवस्था में लाकर वहाँ रहने वाली जातियों को भारतीय समाज में सम्मिलित करके इस समय में भी कुछ शासकीय वर्ग यह कार्य करते रहे। ऐसा हमको ऐतिहासिक स्रोतों से पता पड़ता है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारों के 2 अभिलेख हैं, जो घटियाला अभिलेख हैं, 861 ईस्वी के हैं। उनमें लिखा गया है कि वह क्षेत्र आभीर जनों के निवास करने के कारण साधु जनों के निवास के योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने उन आभीर जनों का विनाश किया। वह स्थान साधु जनों के निवास के योग्य बनाया गया, और वहाँ पर बाजार, हाट इत्यादि स्थापित किए गए। यानी कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशीकरण का तर्क राजपूतों के समय में भी लागू होता है, और कुछ राजपूत क्षेत्रों का विस्तार जंगली भूमि को नियमित कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाकर भी हुआ था। इसी तरह से घटियाला अभिलेख के अतिरिक्त तपादलक्ष या सांभर और शाकंभरी की को प्राकृतिक परिवेश से जोड़ने के अतिरिक्त भी हमको कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जहां पर कि आदिवासी जातियों के विनाश या उनको दबाने के उल्लेख मिलते हैं।
जैसे कि पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में शबर, भिल्ल और कुलिंद नामक आदिवासी जातियों का दमन करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। यह इन आदिवासी जातियों का दमन करके ये राजपूत या अपने क्षेत्रों का विस्तार करके यह राजपूत आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न होते थे। जब राजनीतिक दृष्टि से संपन्न हो जाते थे तो राजनीतिक शक्ति की अवहेलना करना क्योंकि संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कालांतर में यह अपने आप को विशुद्ध क्षत्रिय जाति का घोषित करने के लिए या तो स्वयं को सूर्य और चंद्रवंश के साथ जोड़ लेते थे, जो कि प्राचीन भारत के क्षत्रिय वंश थे, या कुछ मिथकों की रचना कर लेते थे, जैसे कि अग्निकुल जैसे मिथकों की रचना इनके प्रशस्तिकारों के द्वारा कर ली गई थी। यह नए वंशों के निर्माण की प्रक्रिया, जो कि बिना सामाजिक आधार वाली जाति राजपूत वर्ग में शामिल हो जाती है, यह किसी जाति के रूपांतरण की प्रक्रिया है जो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ अग्रसर हुई है। जातियों का उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में या निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में रूपांतरण कोई राजपूत युग में ही नहीं हुआ है। यह हमको पौराणिक समय से ही भारतीय साहित्य में देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि प्राचीन भारत में किसी शासक के क्षत्रिय वर्ण का होने पर अधिक बल नहीं दिया गया है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की मूल भावना कर्म आधारित थी, जन्म आधारित वह बाद में हुई थी। आप देखते हैं कि मौर्य शूद्र माने जाते हैं, गुप्त वैश्य माने जाते हैं, हर्षवर्धन वैश्य माना जाता है। ये 3 राजवंश ऐसे हुए हैं जो सबसे विशाल राजवंश थे प्राचीन भारत के, और इनको मूल रूप से क्षत्रिय घोषित करने के बारे में अधिक बल नहीं दिया जाता है। तो राजपूतों को ही क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्ध करने पर बल क्यों दिया जाए? उनके लिए क्यों नहीं मान लिया जाए कि वो किसी सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया से चलकर राजपूतों के दर्जे को प्राप्त किया होगा? यह हमें प्राचीन भारत के अपने ग्रंथ मनुस्मृति से भी पता पड़ता है, जबकि रूपांतरण की प्रक्रिया हम देखते हैं कि अनेक स्तरों पर चलती है। मनुस्मृति में शक, यवन, लिच्छवी, मल्ल, द्रविड़, चीन आदि जातियों को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन शूद्र स्तर का उनके लिए व्रात्य शब्द स्थापित काम में लिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नए वंशों का बनना, वंशों का रूपांतरण होना अनेक कारणों से हो सकता है। विदेशी जातियों को सम्मिलित करके भी हो सकता है, नए क्षेत्रों को जनसंख्या और कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाकर भी हो सकता है, और यह वंशों के रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जबकि कोई राजवंश क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो जाता है और कोई राजवंश क्षत्रिय वर्ण से निकाल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बात करते समय हमें पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, देसी और विदेशी उत्पत्ति के विभाजन में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमारी विचारधारा एकीकृत होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किसी जाति का निर्माण किन किन आधारों से हो सकता है। वो प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की संतान भी हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाली मध्यकालीन विदेशी जातियों, जो कि मुस्लिम जातियां थी, से भारतीय भूमि की रक्षा करने की भरसक कोशिश की। ये उनका क्षत्रियत्व का गुण है, जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति से आता है। इसके अलावा कुछ जातियां ऐसी हैं जो कबायली पृष्ठभूमि से राजपूतों में शामिल हो गई हैं, जैसे कि मेद मेद एक आदिवासी जाति है जो राजपूतों के 36 कुलों में शामिल है। तो सामाजिक रूपांतरण कबायली पृष्ठभूमि से राजपूत वर्ग में हो सकता है, या कबायलियों को दबाकर भी राजपूत वंश उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि मेदपाट मेदों का
उन्मूलन करके अस्तित्व में आई जाति मेदपाट या मेवाड़। कुछ विदेशी जातियों को हूबहू भारतीय शासकीय वर्ग में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि हूणों को 36 राजपूत किलों में गिना जाता है। बनाफर और तोमर राजपूत हूण, बनस्पर और तोरमाण के साथ संबंधित किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ ब्राह्मणों के क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह के उल्लेख भी हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र ने भद्रा नामक राजकुमारी से विवाह किया। राजशेखर ने अवंती सुंदरी नामक चौहान राजकुमारी से विवाह किया। तो राजपूतों की उत्पत्ति, जो कि एक नए कुल के रूप में 7वीं शताब्दी में हमें दिखाई देता है, जबकि अनेक राजपूत वंश भारत में शासन करते हुए पाए जाते हैं और एक साथ इतने अधिक वंश आ जाते हैं कि एक असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है कि ये आए कहाँ से। तो हमें ये कहना चाहिए कि उनकी उत्पत्ति के आधार अलग अलग थे। वह देसी भी थे, विदेशी भी थे, मिश्रित भी थे, कबायली भी थे। कबायलियों का दमन करके भी आए थे, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आए थे और ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप भी उत्पन्न हुए थे। यानी प्रत्येक प्रत्येक मत में सच्चाई है, लेकिन प्रत्येक मत एकांगी रूप से सही नहीं है।